हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स। तो बाबू इस रिवीजन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि आप ये रिवीजन वीडियो देखने के लिए जाओ उससे पहले आप एक चीज सुनते जाओ कि एग्जाम के लिए सिर्फ रिवीजन वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू। सिर्फ रिवाइज करके सिर्फ नोट्स पढ़ करके चल जाना इज नॉट मोर देन इनफ फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपने कभी सोचा है कि ट्वेल्थ क्लास में जहां पे हम लोगों ने सब्जेक्ट में 80 या 90 प्लस मार्क्स लाने का सोचते थे, वहां पे सीए इंटर में हम लोग कोई भी सब्जेक्ट में 40 या 50 तक ही क्यों रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं? द रीजन इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जहां पे हम लोग ट्वेल्थ में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, वहीं इंटर में आकर के हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम हो जाता है या फिर ना के बराबर हो जाता है। इसी के लिए जीएसटी कैप्सूल्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एकदम फ्रेश प्रैक्टिस बैच। क्या लेकर के आया है सर? फ्रेश प्रैक्टिस बैच, जिसका प्राइस सिर्फ 999 है बाबू। सिर्फ 999, जो स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से, जो स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से। 2 घंटा आपको डेली बेसिस पे देना है। मैक्स टू 15 डेज ये बैच चलेगी। रात शाम के 2 घंटे आप मुझे दोगे, इस पे हम लोग प्रैक्टिस बैच में डिस्कशन करेंगे। सर प्रैक्टिस बैच में क्या होने वाला है सर? इसमें सर हम लोग डिस्कस करने वाले 250 प्लस क्वेश्चंस। हम लोग 250 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बाबू। हम लोग साथ में इसका राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कहाँ के है सर? ये क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट मॉड्यूल के प्रीवियस आरटीपी एमटीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के कंपाइलेशन का क्वेश्चन बैंक है बाबू। आपको समराइज नोट्स दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, आपको रिवीजन वीडियोस दिया जाएगा, रिवीजन ऑडियोस दिया जाएगा, और डेली बेसिस में आप लोगों को एक डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट भी दिया जाएगा जो आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है। तो बाबू जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर ले, जल्दी से जल्दी यहाँ पे जाकर के आप लोग रजिस्टर कर ले। जो भी ये क्यूआर कोड आप लोगों को दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करे और जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले, सो दैट आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन का अधिकतर से अधिकतर हो पाए और आप लोग एग्जाम में जाकर के एकदम अच्छा से आंसर लिख करके आओ। तो चलिए अब हम लोग रिवीजन वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स, माई सेल्फ अनूप कुमार, मैं आपका दोस्त आ चुका हूं आप सभी के बीच जीएससी के रिवीजन वीडियो के साथ। आप लोगों के एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं और आप लोग जोरों शोरों से उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो उसमें आप लोगों के हेल्प करने के लिए मैं आया हूँ रिवीजन वीडियो लेकर के। तो आज सबसे पहला रिवीजन वीडियो हम लोग करने वाले हैं, और सबसे पहले रिवीजन में हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे सर? सर आज हम लोग करेंगे रजिस्ट्रेशन। कौन सा चैप्टर करेंगे? रजिस्ट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला आता है बाबू टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन? एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू रजिस्टर, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुका है या फिर उसे रजिस्ट्रेशन लेना था, हु इज लाइबल टू रजिस्टर, मगर रजिस्ट्रेशन लेकर के नहीं रखा है। सर लाइबल टू रजिस्टर्ड कौन होता है? दो सेक्शन बात करते हैं बाबू, सेक्शन 22 और सेक्शन 24, जिसमें पर्सन लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो सेक्शन 22 क्या बोलता है? पर्सन लाइबल टू रजिस्टर्ड। सबसे पहला आता है बाबू सेक्शन 22, पर्सन लाइबल टू रजिस्टर्ड। कब रजिस्ट्रेशन लेना है? जब भी उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से एक्सीड कर जाएगा किसी फाइनेंशियल ईयर में। कब? जब भी उसका टर्नओवर प्रिस्क्राइब फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर जाएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर कहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बाबू? जिस भी स्टेट्स में वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, जिस भी स्टेट में वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, उसको वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर लिमिट क्या है? सर टर्नओवर लिमिट क्या है बाबू? ये लिमिट है, ये टेबल है लिमिट का। सबसे पहला, अगर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में अगर वो सप्लाई कर रहा है, तो अगर गुड्स का कर रहा है तो 10 लाख, और सर्विसेज का कर रहा है तो 10 लाख रुपए। अगर वो सर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी या तेलंगाना में कर रहा है, तो गुड्स के लिए लिमिट है 20 लाख रुपए एंड सर्विसेज के लिए लिमिट है 20 लाख रुपए। लेकिन अगर वो जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश या अदर स्टेट, कोई भी स्टेट में कर रहा है, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, अगर वो कहीं पे भी सप्लाई कर रहा है तो गुड्स के लिए लिमिट कितने हैं? 40 लाख रुपए, और सर्विसेज के लिए लिमिट कितने हैं? 20 लाख रुपए। सर हम लोगों ने तो टर्नओवर लिमिट पढ़ लिया सर, मगर टर्नओवर में क्या क्या चीज आती है, क्या क्या चीजें टर्नओवर में, एग्रीगेट टर्नओवर जो भी होगा उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे और क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करेंगे? बाबू हम लोग जब भी किसी पर्सन का टैक्सेबल टर्नओवर निकालते हैं या एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं, तो वो हमेशा पैन वाइज होता है, बिजनेस वाइज नहीं होता। मगर लेकिन मतलब क्या है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है, उसका जो पैन कार्ड होगा उस पर जितना भी टर्नओवर होगा ना, वो सारा चीज इंक्लूड होगा। कुछ चीजें इंक्लूड होगी, कुछ चीजें एक्सक्लूड होगी। सर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होगी? सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। सबसे पहला चीज आता है बाबू टैक्सेबल सप्लाई। सबसे पहला चीज क्या आता है? टैक्सेबल सप्लाई। आप अगर कोई भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड कर लो। एग्जाम सप्लाई है तो उसे इंक्लूड कर लो। इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम हो गया। सर ये आरसीएम क्या है? सर ये आरसीएम क्या है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं बाबू, एक फनी सा एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है? ये आपकी गर्लफ्रेंड है,
ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ये आप हो, ये फ्रेंड किसकी, फ्रेंड ऑफ योर गर्लफ्रेंड, फ्रेंड ऑफ योर गर्लफ्रेंड। अब अगर कोई भी गलती आप करते हो बाबू, कोई भी गलती आप करते हो तो सॉरी कौन बोलेगा, आप बोलोगे। सॉरी कौन बोलेगा, आप बोलोगे। कोई भी गलती, अगर कुछ भी मिस्टेक से आप अपनी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड को कुछ भी बोल दोगे, तो अगर उसमें कुछ मिस्टेक होता है तो सॉरी कौन बोलेगा, आप बोलोगे। लेकिन वही जगह आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप हो, और आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ योर्स, फ्रेंड ऑफ योर्स, फ्रेंड ऑफ योर्स। अगर कोई आपका फ्रेंड है और आपकी गर्लफ्रेंड कुछ भी गलती से उसको बोल देगी, अगर आपकी गर्लफ्रेंड कुछ भी उसको गलती से बोल देगी, तो उसमें सॉरी उसको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा बाबू। इसी चीज को, इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। मतलब क्या बाबू, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो सप्लाई कर रहा है गवर्नमेंट को टैक्स, वही पे करेगा। मतलब जो गलती कर रहा है सॉरी वही बोलेगा। आप गलती किए थे, आप सॉरी बोले। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि सप्लाई कोई और कर रहा है, मगर टैक्स गवर्नमेंट को कोई और पे करेगा। कौन पे करेगा, रेसिपेंट पे करेगा, जहां पे आप पे कर रहे थे। इसका मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बाबू। तो ये जो टर्नओवर, ये जो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे किए, क्या है आपके टर्नओवर में इंक्लूड होगा, नहीं। किसके टर्नओवर में इंक्लूड होगा, आपकी गर्लफ्रेंड के टर्नओवर में इंक्लूड होगा। उसके बाद होता है बाबू, अगला चीज बोलता है कि अगर कोई भी सप्लाई होता है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या हो गया बाबू, आप लोगों ने, सब लोगों ने बीवी का वाइन्स देखा होगा, बीवी का वाइन्स देखा है, भुवन बैम जो क्रिएटर है। अब वो क्या करता है, एक ही आदमी मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करता है। जैसे बाबू भुवन बैम खुद हो गया, उसका फ्रेंड हो गया बनचोर दास, समीर फुद्दी हो गया, उसकी मम्मी हो गए, उसके पापा हो गए, उसके मामा जी हो गए, टिंकू मामा, टीटू मामा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये लोग अलग अलग कैरेक्टर है, मगर पर्सन कौन है, एक ही है बाबू। उसी प्रकार से जीएसटी में क्या होता है, किसी एक पर्सन जो सेम पैन है मगर मल्टीपल बिजनेस चला रहा है, क्या चला रहा है, मल्टीपल बिजनेस चला रहा है, तो हर एक बिजनेस जो आपस में है वो क्या हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। तो बाबू अगर कोई दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर सप्लाई होता है, वो भी सप्लाई क्या हो जाएगा, आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी सप्लाई मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बाय द एजेंट, अगर कोई भी एजेंट है जो प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई कर रहा है, तो वो टर्नओवर किस में इंक्लूड हो जाएगा बाबू, वो इंक्लूड हो जाएगा एजेंट पे। लेकिन एक कंडीशन है, ओनली इफ इनवॉइस इज इशूड इन ओन नेम। मतलब ये जो प्रिंसिपल होगा वो इनवॉइस किसके नाम पे इंक्लूड करेगा, एजेंट के नाम पे इशू करेगा। उसके बाद अगर कोई भी टैक्सेस आप लोग पे करते हो अदर देन जीएसटी, जैसे बाबू एक्साइज का हो गया या म्युनिसिपल टैक्स हो गया, कोई भी टैक्सेस अगर आप पे करते हो, वो टैक्स भी क्या हो जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। दो चीज इंक्लूड नहीं होंगे बाबू, दो चीज इंक्लूड मतलब एक्सक्लूड हो जाएंगे एग्रीगेट टर्नओवर से। क्या दो चीज है जो एक्सक्लूड हो जाएगा बाबू, सबसे पहला इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम। इनवर्ड सप्लाई आरसीएम मतलब ये जिसका टैक्स आप पे कर रहे थे, वो आपके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो आपके लिए परचेज है बाबू, सेल नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। वो आपके लिए क्या है, इनवर्ड सप्लाई है। उसके बाद कोई भी टैक्सेस अगर आप जीएसटी के अंदर पे करते हो इंक्लूडिंग सेस, टैक्सेस पेड अंडर जीएसटी इंक्लूडिंग सेस, वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा बाबू। उसके बाद एक छोटा सा क्लैरिटी आता है, क्या आता है कि अगर एक प्रिंसिपल है वो कोई सामान जॉब वर्क के लिए भेजा, जॉब वर्क के मतलब क्या बाबू, अगर आपके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है और वो काम कोई और करता है और वो आप नहीं कर पाते हो, तो अपने सामान को आप किसी और को बेचते हो कि उस पर वो फर्दर प्रोसेसिंग कर सके, तो उसको जॉब वर्किंग बोलते हैं। तो आप कोई अपना सामान जॉब वर्क के लिए भेजे, जॉब वर्कर के पास गया, आपके पास ऑर्डर आया और आपने जॉब वर्कर को बोला कि इस पे काम जब भी खत्म हो जाएगा, आपको डायरेक्ट क्या करोगे, मेरे भी बायर, जो बायर है आप उसको डायरेक्ट सप्लाई कर दोगे। तो डायरेक्ट जॉब वर्कर के प्लेस से कहां पे जा रहा है, बिजनेस में आपके बायर के पास जा रहा है। तो क्या सर वो टर्नओवर जॉब वर्कर में इंक्लूड होगा या मेरे में इंक्लूड होगा, बाबू वो टर्नओवर हमेशा आप में इंक्लूड होगा, जॉब वर्कर में नहीं इंक्लूड होगा। किस में इंक्लूड होगा, आप में इंक्लूड होगा, जॉब वर्कर में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद बाबू एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग कंपनीज एक्ट में, वन पर्सन कंपनी। कौन सा, वन पर्सन कंपनी। तो बाबू हम लोग हमेशा जानते हैं कि कंपनीज इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, तो जो कंपनी का टर्नओवर होगा और इंडिविजुअल का टर्नओवर होगा, वो दोनों को हम लोग अलग देखेंगे। वन पर्सन कंपनी मेकिंग सप्लाई थ्रू टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड द पर्संस एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब कंपनी का टर्नओवर कभी भी पर्संस के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद बाबू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला बाबू, अगर
कोई इंटरेस्ट या डिस्काउंट दे रहा है बाबू, कोई इंटरेस्ट या डिस्काउंट का सर्विसेज दे रहा है, एक्चुअल में ये है सर्विसेज। आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो एक्चुअल कुछ डिलीवरी गुड्स का होता नहीं है। या अगर किसी को आप लोन देते हो और उस पर इंटरेस्ट लेते हो, या फिर अगर आपने किसी को क्रेडिट पे सामान दिया बोल करके कि 100 रुपए का सामान था, आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं, तो आप इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, तो एक प्रकार से सर्विस है, मगर इसको सर्विस नहीं माना जाएगा अगर आप इसको गुड्स के साथ में सप्लाई कर रहे हो। इसको आप अगर गुड्स के साथ में सप्लाई करोगे तो इसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। उसके बाद बाबू ऊपर में जो हम लोगों ने टर्नओवर लिमिट पढ़ा था, टर्नओवर लिमिट जो गुड्स का 40 लाख था और सर्विसेज का 20 लाख था। कुछ कुछ ऐसे सप्लाई है बाबू जहां पे 40 लाख का लिमिट नहीं लगता है, जहां पे 40 लाख का लिमिट नहीं लगता है। सबसे पहला आता है बाबू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहला क्या आता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। इसका मतलब क्या है कि बाबू आपका टर्नओवर चाहे तो 40 लाख रुपए हो, 4 करोड़ हो, या रुपीज 4 हो, सिर्फ 4 रुपए का सप्लाई करो, अगर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंडर में आते हो देन यू आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इवन दो आपका टर्नओवर कुछ भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दी टर्नओवर। उसके बाद होता है बाबू कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है, अगर आप ये फॉलोइंग आइटम्स ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो आपके ऊपर में 40 लाख का लिमिट नहीं लगेगा। सर कौन सा लिमिट लगेगा, सर 20 लाख का लिमिट लगेगा। कौन सा लिमिट लगेगा, 20 लाख का लिमिट लगेगा। सर कौन कौन सा आइटम है जो हम लोगों का 40 लाख का लिमिट अवेल नहीं करने देता, वो 20 लाख में आ जाता है। सबसे पहला आता है बाबू इडिबल आइसक्रीम। सबसे पहला कौन सा आता है, इडिबल आइसक्रीम। उसके बाद पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट या सब्सटीट्यूट्स। उसके बाद फ्लाई एश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स या फॉसिस में बाबू घर बनाने के लिए जो भी ईंटें यूज होते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे 40 लाख का लिमिट नहीं देते हैं। उसके बाद बाबू अर्थिंग या रूफिंग टाइल्स। अर्थिंग या रूफिंग टाइल्स क्या हो गया बाबू, जो हम लोग फ्लोर में टाइल्स बिछाते हैं ना घर सुंदर बनाने के लिए, उसको हम लोग अर्थिंग टाइल्स बोलते हैं। बाबू देखते होंगे कि आजकल छत में कुछ रूफ टाइल्स लगते हैं, कुछ खपड़े के टाइप लगते हैं जो घर को डेकोरेटिव बनाते हैं, उसको हम लोग रूफिंग टाइल्स बोलते हैं। तो अगर आप ये मैन्युफैक्चर कर रहे हो या ये सप्लाई कर रहे हो तो आपके ऊपर में 40 लाख का लिमिट नहीं लग करके कितने का लिमिट लगेगा, 20 लाख का लिमिट लगेगा। उसके बाद बाबू अगर आप एक से ज्यादा स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में, एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में, और वो जो दो स्टेट्स है ना बाबू, उन दोनों का टर्नओवर लिमिट जो है वो अलग अलग है। जैसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हो झारखंड में, कहाँ पे कर रहे हो, झारखंड में, और साथ साथ में बाबू नागालैंड में कर रहे हो। कहाँ कहाँ पे कर रहे हो, झारखंड में कर रहे हो, नागालैंड में कर रहे हो। तो सर कौन सा लिमिट मेरे पर लगेगा, सर 40 लाख का लिमिट लगेगा या 10 लाख का लिमिट लगेगा, तो यहाँ पे आ जाता है बाबू आपके ऊपर में 10 लाख का लिमिट लगेगा। विच एवर इज लोअर, लोअर लिमिट आपके ऊपर में लगेगा। लेकिन बाबू वहीं पे जब नागालैंड और झारखंड में आप दोनों सप्लाई कर रहे हो और नागालैंड में जो भी सप्लाई कर रहे हो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट 40 लाख का हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, अगर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई हो रहा है कहीं पे तो फिर उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद आगे क्या बोलता है बाबू, आगे बोलता है कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड टू टेक ओनली वेयर टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड। मतलब अब सर क्या है इसका मतलब, इसका है क्या है कि अगर जहां पे भी आप सप्लाई करो जहां पे टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है, टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है, वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत है। अगर कहीं से आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। उसके बाद बाबू अगर दो कंपनीज है वो अमलगमेट या मर्ज हो गए, जैसे बाबू क्या था, ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड, ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, ए बी लिमिटेड बन गए। तो बाबू इसके पास भी जीएसटी नंबर था, इसके पास भी जीएसटी नंबर था। अब ये दोनों जीएसटी नंबर को कैंसिल करेंगे और एक नया जीएसटी नंबर लेंगे, एक नया जीएसटी नंबर लेंगे। सर वो जीएसटी नंबर में क्या डेट डालेंगे बाबू, आप लोगों को कंपनीज एक्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के अंदर में जो भी डेट मेंशन होगा वही डेट क्या करोगे, आप मेंशन करोगे, वही डेट क्या करोगे बाबू, आप लोग मेंशन करोगे। कहां पे मेंशन करेंगे सर, जीएसटी में मेंशन करोगे। ये पूरा पूरी था बाबू सेक्शन 22। उसके बाद आता है बाबू सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 क्या था बाबू, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जहां पे पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले सर क्या आता है इसके अंदर में, सर सबसे पहला आता है इंटरस्टेट सप्लाई। सबसे पहला आता है इंटरस्टेट सप्लाई। मान लो आप बिजनेस कर रहे हो कहां पे, झारखंड में बिजनेस कर रहे हो और आप सप्लाई कर रहे हो कहां पे सर, कोलकाता में सप्लाई कर रहे हो। बाबू कोलकाता कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, झारखंड, दोनों अलग अलग स्टेट। इंटरस्टेट सप्लाई, अगर आप कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। लेकिन एक एक्सेप्शन दिया गया बाबू, क्या एक्सेप्शन दिया गया, अगर कोई भी आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स या हैंडमेड गुड्स सप्लाई करते हो, क्या बाबू, हैंडीक्राफ्ट गुड्स या हैंडमेड गुड्स सप्लाई करते हो, और अगर आपका टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है, 10 लाख या 20 लाख से कम है, तब आपको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं। इवन दो यू आर सप्लाइंग इंटर स्टेट, आपको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। बाबू अगला आता है बाबू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, आप लोग देखोगे बाबू दुर्गा पूजा में बहुत जगह पे मेला लगता है, या आसपास जो भी सिटी में आप लोग रहते होगे वहां पे बहुत रेगुलरली मेला लगता रहता है, तो वहां पे बहुत सारे लोग अपना स्टॉल लगाते हैं सामान बेचने के लिए। क्या वो सर उसी स्टेट के होते हैं, नहीं बाबू, वो दूसरे स्टेट से भी आते हैं। कहां से आते हैं, दूसरे स्टेट से भी, तो उसको क्या बोला जाता है बाबू, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है।
तो अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन उसको सेम एग्जेम्पशन मिलेगा बाबू हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, जो एग्जेम्पशन हम लोगों ने इंटर स्टेट सप्लाई को दिया था। उसके बाद बाबू पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब बाबू गर्लफ्रेंड आप थे, आपके फ्रेंड को आपकी गर्लफ्रेंड कुछ बोल दे रही है, लेकिन गलती आपकी गर्लफ्रेंड का, सॉरी आप बोल रहे हो, उसी प्रकार से टैक्स आपकी गर्लफ्रेंड को देना चाहिए था फॉरवर्ड चार्ज में, आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है रिवर्स चार्ज में। सर क्या क्या सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है बाबू, उसके लिए अलग चैप्टर है बाबू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसका मैं वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार उसको जाकर के रिवीजन वीडियो देख लेना। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने का जरूरत है, उसको भी क्या लेना पड़ेगा बाबू, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन बाबू जो पर्सन सप्लाई कर रहा है, जो पर्सन आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे हो रहा है, जो पर्सन आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं बाबू, उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसा सप्लाई कर रहा है जिसमें टैक्स रिवर्स है, मतलब जो पर्सन खरीद रहा है उसको टैक्स पे करने का है, तो जो सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं, एक्सक्लूसिवली मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई, उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला कौन सा आता है सर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो आकर के इंडिया में अगर बिजनेस करता है या कोई भी सर्विसेज दे रहा है, उसको क्या लेना पड़ेगा बाबू, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर क्या वो सर ऊपर में जो दो हम लोग एग्जेम्पशन पढ़े थे सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और इंटर स्टेट सप्लाई का, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का क्या है, इसको भी अवेलेबल है? नहीं बाबू, इसको अवेलेबल नहीं है। अगला किसका आता है बाबू, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आता है बाबू, अगला मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगला मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किसका आता है बाबू, ई कॉमर्स ऑपरेटर। आप सभी लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो जरूर देखा होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठालाल है, कौन सा शॉप है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ कौन सा शॉप है बाबू, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। अब अगर ये मान लो सप्लाई कर रहा है किसके थ्रू, अमेजोन के थ्रू कर रहा है, किसके थ्रू बाबू कर रहा है, अमेजोन के थ्रू। अब सारा पैसा किसके पास आ रहा है, अमेजोन के पास। अमेजोन क्या करेगा फिर, जेठालाल को कंपनसेट करेगा। जब ये कंपनसेशन करता है ना बाबू, जो भी पेमेंट जेठालाल को करता है उसमें 1% या 2% टीसीएस काट लेता है। ये क्या काट रहा है बाबू, अमेजन वाला टीसीएस काट रहा है। जो भी पर्सन टीसीएस काट रहा है बाबू, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। कहां सर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है बाबू, जीएसटी के अंदर। कौन से सेक्शन में टीसीएस काटता है सर, सेक्शन 52 में टीसीएस करता है। अगर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मैंडेटरी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दी टर्नओवर। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या बाबू, ऑपरेटर जो मैनेज करता है डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या प्लेटफॉर्म को देता है ऐसा ट्रेड बिजनेस करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं। सर क्या सर जेठालाल को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? अगर कोई ऐसा पर्सन है बाबू जिसका टीसीएस कट रहा है, अगर उसका टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा हो जाता है, टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तभी उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत है, वरना नहीं लेने का जरूरत है। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन है बाबू, देखो यहाँ पे वही चीज बोले, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर में, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है बाबू। स्पेसिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 95 एक्सेप्ट अदर देन, क्या बोला सर, अदर देन का मतलब 95 का अंदर देन मतलब कुछ पांच प्रकार करके कुछ सर्विसेज है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ई कॉमर्स ऑपरेटर ही हमेशा टैक्स पे करता है। सर कौन से है सर, उसको हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाबू अगर कोई पर्सन है जिसको टैक्स डिडक्ट करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है, कौन सा टीडीएस सर, इनकम टैक्स वाला टीडीएस नहीं बाबू, यहाँ पे टीडीएस कुछ अलग होता है जिसको हम लोग जीएसटी टीडीएस बोलते हैं। अगर सेक्शन 51 के अंदर में उसको जीएसटी टीडीएस डिडक्ट करने का जरूरत है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। उसके बाद बाबू अगला क्या बोलता है कि पर्सन हु इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ ऑन द बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज, मतलब बाबू अगर कोई टैक्सेबल पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड या लाइबल टू रजिस्टर्ड है, उसके बिहाफ में कोई एजेंट है, उसके बिहाफ में कोई एजेंट है जो सप्लाई कर रहा है, जैसे बाबू जेठालाल जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब उसके बिहाफ में अगर मान लो नट्टू काका या बाघा सप्लाई करते, कौन, नट्टू काका या बाघा सप्लाई करते एज एन एजेंट या कोई भी पर्सन, अगर वो सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टाफ नहीं है और वो सप्लाई कर रहे हैं, तो उनको भी जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जेठालाल रजिस्टर्ड है, आप उसके बिहाफ में सप्लाई कर रहे हो, आपको भी जीएसटी लेना पड़ेगा। उसके बाद बाबू पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 95, बाबू 95 में आप लोगों को पता है कि 5 प्रकार के सर्विसेज आते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट सर्विसेज आ गए, बस सर्विसेज आ गए, अर्बन क्लैब जो आता है बाबू आपका होम सर्विसेज दे रहा है, होटल वाले सर्विसेज आ गए। तो ये सब जो सर्विसेज है, इन लोगों को मैंडेटरी, जो ये प्लेटफॉर्म पर जैसे स्विगी जोमेटो हो गया, अर्बन क्लैप हो गया, रेड बस हो गया, इन लोगों को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इन लोगों को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद बाबू अगला आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आप लोगों ने, सब लोगों ने एक मूवी देखा होगा दंगल, आप सबों ने दंगल मूवी देखा होगा बाबू। दंगल मूवी का एक सीन है,
जहाँ पे आप लोग याद कर सकते हो, ये कौन सा सीन है सर, जहाँ पे आमिर खान अपनी दोनों बेटी को लेकर के जा रहा होता है बाजार के बीच सर, वहां से एक आदमी आता है, उसका कोई भाई होता है, जो आता है और आमिर खान को एक लड्डू देता है और बोलता है कि भाई साहब मुझे लड़का हुआ है। आमिर खान क्या करता है, वो लड्डू को तोड़ करके दोनों अपनी बेटी को बांट देता है आधा आधा। बाबू उसी प्रकार से इनपुट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है। बाबू कुछ भी बिल जो इशू होता है या जो भी इनपुट होता है ना, वो हेड ऑफिस को रिसीव होता है। किसको रिसीव होता है? हेड ऑफिस को रिसीव होता है, मगर उसका कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, तो वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा आउटपुट के साथ में। तो वो क्या करता है, अपना आउट इनपुट इनपुट टैक्स जो है, आईटीसी जो है, वो अपने बाकी सारे बिजनेसेस में बांट देता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का आउटपुट सप्लाई वो यूज कर पाए। सेम एज बाबू जिस प्रकार से दंगल मूवी में आमिर खान ने लड्डू को अपनी बेटी में बांट दिया, तो उसी को बोलते हैं बाबू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को बाबू अगर इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बाबू, कहाँ पे? जीएसटी के अंदर में। उसके बाद अगला आता है बाबू, अगर कोई भी ओइडार सर्विसेज दे रहा है। ओइडार मतलब क्या है सर? ओइडार का मतलब बाबू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। अगर कोई ओइडार सर्विसेज दे रहा है, क्या दे रहा है बाबू? ओइडार सर्विसेज दे रहा है, तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सर। क्या उसको इंडिया में रहना जरूरी? नहीं बाबू, अगर वो बाहर भी आ, अगर किसी इंडियन पर्सन को ओइडार सर्विसेज दे रहा है तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद फर्दर बोलता है बाबू, अगर इन फ्यूचर अगर कुछ भी गवर्नमेंट नोटिफाई करता है जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सर। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा बाबू, टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन? जो पर्सन रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर। लाइबल टू रजिस्ट्रेशन में दो सेक्शन आया बाबू, सेक्शन 22 एंड 24। 22 क्या बोलता है? अगर कोई भी पर्सन है थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा था तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और 24 बोलता है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ दी टर्नओवर। अब अगला आता है बाबू सेक्शन 23। अगला कौन सा आता है बाबू? सेक्शन 23, पर्सन नॉट लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब बाबू अगर आप इस कैटेगरी के अंदर में फॉल करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। सर कौन कौन ऐसे पर्सन है जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है बाबू? अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है बाबू। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब क्या है? आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लोगे, जो भी पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा, गवर्नमेंट उससे क्या करेगी? जीएसटी कलेक्ट करेगी। क्या कलेक्ट करेगी बाबू? जीएसटी कलेक्ट करेगी। अगर मान लो कोई ऐसा गुड्स या सर्विसेज है जिसमें जीएसटी ही नहीं लग रहा है, जिसमें जीएसटी नहीं लग रहा, और आप वही सप्लाई कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को तो आप टैक्स दोगे नहीं। तो अगर आप टैक्स दोगे नहीं तो रजिस्ट्रेशन लेकर के क्या फायदा? तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है ऐसा गुड्स या सर्विसेज जो एग्जाम्प्ट है जीएसटी में, उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। उसके बाद बाबू एग्रीकल्चरिस्ट जो सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूस, कहां से? आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड मतलब कोई ऐसा फार्मर जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड करके अगर कोई ऐसा गुड्स को सप्लाई कर रहा है, वैसा प्रोड्यूस को सप्लाई कर रहा है, तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं। सर कल्टीवेशन ऑफ लैंड में क्या क्या आ जाता है बाबू? अगर आप खुद के लेबर को यूज कर रहे हो, खुद एज ए लेबर काम कर रहे हो, फैमिली मेंबर और आप लोग खुद मिल करके एज ए लेबर काम कर रहे हो, या अगर कोई सर्वेंट रखे हो बाबू वेजेस में, जिसको आप कैश और काइंड में पे करते हो, और उसको मैनेज कौन कर रहा है? चाहे तो आप पर्सनली मैनेज कर रहे हो या आपका फैमिली मेंबर उसको मैनेज कर रहा है, ये सब चीज को क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन ऑफ लैंड बोलते हैं। सर आगे बढ़ते हैं, रिवर्स चार्ज सप्लाई बाबू। अगर कोई रिवर्स चार्ज, भाई गर्लफ्रेंड अगर रिवर्स चार्ज सप्लाई कर रही है, उसको टैक्स देना है नहीं, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। उसके बाद बाबू अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, कौन बाबू? इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, ये इंटर स्टेट नहीं होगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा इंट्रा स्टेट। अगर कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, उसका टर्नओवर लिमिट कितना है बाबू? 20 लाख या 10 लाख तक है। उसका टर्नओवर लिमिट 20 लाख या 10 लाख तक है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। उसके बाद बाबू हम लोगों ने ये चीज डिस्कस किया था कि अगर कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, और लिमिट विद इन द लिमिट है 20 लाख या 10 लाख, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन बाबू उसके पास पैन होना चाहिए और वो ईवे बिल जनरेट करेगा। पैन होना चाहिए और ईवे बिल जनरेट करेगा। सेम गोज विद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बच्चा। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, और उसका टर्नओवर लिमिट 10 लाख और 20 लाख से कम है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। मगर सेम चीज है, उसके पास भी पैन होना चाहिए, और वो भी क्या जनरेट करेगा? ईवे बिल जनरेट करेगा। उसके बाद आते हैं बाबू कुछ ऐसे पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स। पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स हु इज लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस हैविंग टर्नओवर अप टू द लिमिट ऑफ द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। मतलब क्या बाबू? एक तो हो जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक तो हो जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब बाबू दूसरा हो जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर में जो छोटे छोटे रिटेल बिजनेस वाले रजिस्टर्ड होते हैं, उन लोगों के ऊपर में क्या इंप्लीकेशन आ जाते हैं। सबसे पहला, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है बाबू, उनको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है अगर वो ये 5 कंडीशन फुलफिल कर देते हैं। अगर वो ये 5 कंडीशन फुलफिल कर देते सबसे पहला, वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहे हो। सबसे पहला क्या सर? मतलब बाबू जेठालाल है,
वो अमेजोन के थ्रू सप्लाई कर रहा है। सबसे पहला सर क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेने के लिए, अगर जेठालाल का टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख से कम है। सबसे पहले बाबू, जेठालाल कोई भी इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं करेगा, जेठालाल कोई भी इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं करेगा। अगर इंटरेस्टेड सप्लाई करेगा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद बाबू, नॉट मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स इन मोर देन वन स्टेट, मतलब जो भी ई कॉमर्स है वो सप्लाई कर रहा है ना, वो एक स्टेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक स्टेट से ज्यादा में नहीं होना चाहिए। उसके बाद बाबू, उसके पास पैन कार्ड होना, किसके पास पैन कार्ड होना चाहिए? जेठालाल के पास पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद फिर बाबू, बिफोर मेकिंग सच बिफोर मेकिंग सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स, बिफोर मेकिंग सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स एक डिक्लेरेशन देगा पैन और एड्रेस के साथ में कि किस किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में वो बिजनेस कर रहा है, किस किस स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में वो बिजनेस कर रहा है। उसके बाद साथ में बाबू एक वो इनरोलमेंट नंबर लेगा, पैन बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं बाबू, इनरोलमेंट नंबर लेगा। किसके बेसिस पे? पैन के बेसिस में वो इनरोलमेंट नंबर लेगा। ये लोगों को बाबू क्या था, एज पर सेक्शन 23 जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं बाबू। ये एक समरी बनाया हुआ बाबू कि कब कब ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कब कब नहीं लेना पड़ता है, कब कब टर्नओवर लिमिट लग रहा है, कब कब टर्नओवर लिमिट नहीं लग रहा है।